नमस्कार सभी को। मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का आज की स्पेशल क्लास में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, दो बच्चों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अभी जो 6 सितंबर को एग्ज़ाम था एनडीए का, उसको क्लियर किया है। ये जो दो होनहार बच्चे हैं, इन्होंने 2019 का भी एनडीए एग्ज़ाम क्लियर किया था, रिटन एग्ज़ाम, और जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ उसको भी क्लियर किया है। तो आइए आज हम जानेंगे इन दोनों से कि कैसे इन्होंने हर बार जो एनडीए एग्ज़ाम होता है वो कैसे क्लियर कर पा रहे हैं। रिटन के सारे शॉर्टकट जो इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान अपनाए हैं वो सारे आपको ये आज की क्लास में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं मिलवाऊंगा विश्वजीत से। विश्वजीत और दूसरे बच्चे हैं हमारे साथ अक्षय। तो इन दोनों ने कैसे क्या क्या किया, दोनों एग्जाम क्लियर किए, 2019 का भी और 2020 का भी जो एग्जाम था वो भी क्लियर किया। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दें पहले तो, और साथ में ये बताएं कि जो एग्ज़ाम जो है कैसे आप क्लियर कर पा रहे हो, किसको उसका मेन श्रेय देना चाहोगे आप? सबसे पहले तो नमस्कार सर, और सभी व्यूवर्स को जय हिंद। और मेरा नाम विश्वजीत है, मैं चिमनी गांव से बिलोंग करता हूं, और मैंने पिछली बार भी एनडीए का टेस्ट क्लियर किया था और अब की बार भी मैंने एनडीए का टेस्ट क्लियर किया जो भी 6 सितंबर को हुआ था। तो मैं मोस्टली मेरा सक्सेस का श्रेय सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। कड़ी मेहनत की उन्होंने मेरे साथ, मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को एकेडमी में एडमिशन दिलाया, और उसके बाद यहाँ के जो वेटिकन के टीचर्स हैं मैं उनको भी अपनी सक्सेस का श्रेय देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, अच्छा माहौल दिया, और यहाँ स्टडी के लिए अच्छा कैंपस दिया। और थैंक यू सो मच वेटिकन, एंड थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर माय सक्सेस। अक्षय। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। मेरा नाम अक्षय आर्य है, मैं गांव खरावड़ का रहने वाला हूं। देखिए, एक बात होती है कि दुनिया में किसी की भी सक्सेस हो, किसी ने कुछ भी हासिल किया हो, उसके पीछे उसके माता पिता का और उसके गुरुजनों का हाथ अवश्य होता है। यही बिल्कुल सटीक मेरे ऊपर भी सही बैठता है कि मेरे माता पिता ने भी मेरा बहुत सहयोग किया, मेरे सभी घर वालों ने, जितने भाई बहन हैं मेरे। उसके बाद बात आती है टीचर्स की, तो वेटिकन इंस्टीट्यूट है, इसने बहुत हेल्प की है हमारी। मैं पिछले साल भी यहीं से कोचिंग ले रहा था, और अब की बार जैसे इस कोरोना के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लेके, और इन्होंने मतलब सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि बहुत बच्चों की हेल्प की है, जिससे हमारे और भी बहुत सारे साथियों का टेस्ट क्लियर हो पाया है। धन्यवाद। तो सभी को मैं बता दूं, हमारे 21 बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है जो हमारे पूरे बैच में आते थे। एक हमारी गुड़गांव में ही ब्रांच है, वहां पर भी 3 बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो अब हम ये जानेंगे विश्वजीत से कि इन्होंने जो है रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रिटन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते जहाँ पर, और ये दोनों वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम एक बार नहीं 2 बार क्लियर किया है, और जो पहला एग्ज़ाम था, दूसरा एग्ज़ाम था, उसमें 1 साल का गैप भी था। तो कई बच्चे तो ये होते हैं कि पहला एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, दूसरा नहीं कर पाते क्योंकि तैयारी उनकी थोड़ी कम हो जाती है। तो विश्वजीत, आप ये बताइए कि तैयारी आपने कैसे करी, 2019 का कैसे किया, और जो 1 साल बाद 2020 वाला कैसे किया, क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही आपकी? एक्चुअली लास्ट टाइम मैं 12th क्लास में था, और मेरे को 4th और 5th क्लास में ही एनडीए के लिए मोटिवेशन मिल गया था। तो वहाँ से मेरी एक ही जिद थी, इसको कुछ भी इंस्पिरेशन लगाया, कुछ भी, कि मेरे को बस एनडीए करना है। इवन 12th क्लास तक मेरे को ये नहीं पता था एनडीए होता क्या है, लेकिन मेरे को करना था। मेरे को डिफेंस में ऑफिसर बनना था, लेकिन कैसे करना था वो मेरे को नहीं पता था। तो 12th क्लास में मैंने वेटिकन इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेनी स्टार्ट की मई में, और फिर नवंबर में आफ्टर 6 मंथ्स मैंने टेस्ट क्लियर किया। 17 नवंबर को एग्ज़ाम था एनडीए का, और उसके लिए मैंने मेहनत की दिन रात, और मैंने टेस्ट क्लियर कर दिया। और यहाँ पे भी जैसे कि आपको भी पता है सर कि क्लासेस भी काफ़ी अच्छी होती थी, और यहाँ पे सारे काफ़ी अच्छे से पढ़ते थे, टाइम टू टाइम क्लासेस लगती थी। और पहले तो वैसे तो 1 से 5 तक ही क्लासेस थी, लेकिन आपको भी याद होगा सर, हमने क्लासेस एक्सटेंड कराई थी कि सर प्लीज़ 2 आवर्स के लिए और एक्सटेंड कर दो क्लासेस। तो फिर क्लासेस भी एक्सटेंड हुई, 1 से 7 बजे तक शाम को यहाँ मैं कोचिंग लेता था। और उससे पहले
सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मैं स्कूल भी अटेंड करता था, यानी पहले स्कूल अटेंड करता था, फिर यहाँ कोचिंग के लिए आता था, और रात को भी देर रात तक, रात को 2 बजे 3 बजे तक स्टडी करता था। इसलिए मेरा लास्ट टाइम क्लियर हो गया। और फिर अब की बार मेरे को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पहले से सर बेस बन चुका था। तो बेस तो पिछले साल बना लिया था मैंने अच्छे वाला, तो अब की बार तो सिर्फ मेरे को 20 से 25 दिन ही लगे रिकवर करने में, यानी उस लाइन तक आने में कि जैसे मैं टेस्ट क्लियर कर सकूं। और लास्ट टाइम आंसर की आई और मार्क्स भी आए, तो उसमें मेरे 433 मार्क्स बने। और इस टाइम भी जैसे मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट से की आंसर की से मैच किए हैं, तो अब की बार मेरे अबाउट 430 बन रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो गुड अचीवमेंट कि लास्ट टाइम भी मेरे इतने ही थे और अब की बार भी इतने ही हैं, यानी मेरा कोरोना लॉकडाउन में कोई लॉस नहीं हुआ है। थैंक यू। अक्षय, आप बताइए आपने कैसे तैयारी करी, पहला 19 का एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, और जैसे 1 साल का गैप आ गया, स्पेशली कोरोना टाइम भी आ गया, तो आपका फिर भी एग्ज़ाम फिर से आपने क्लियर किया, तो क्या क्या स्ट्रेटेजी रही है आपकी? सर जैसे पिछली बार भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, अब की बार भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो दोनों एग्ज़ाम में एक बात तो कॉमन थी जब हम तैयारी कर रहे थे कि मैंने ये सोच लिया था कि मैं हर रविवार को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे एक मैथ का और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट का, वो ज़रूर करूँगा। तो इस बार भी मैंने वो शुरू किया, पिछली बार भी वो शुरू किया था, और उससे काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैं जैसे मैथ के एग्ज़ाम में वो पहले भी आ चुके होते हैं और ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती, इससे आपका टाइम भी बच जाता है। उसके साथ जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास होती थी, तो ऑनलाइन क्लास भी हम रेगुलरली अटेंड करते थे, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बाकी जैसे पिछली बार 17 नवंबर को टेस्ट हो, उसके बाद मैंने पहले से ही मन बना लिया था कि मैं 17 नवंबर तक तो एनडीए तैयारी करूँगा। उसके साथ साथ मेरी बोर्ड की क्लास भी थी, तो मैं बिल्कुल तैयार था कि बोर्ड के लिए 2 या 3 महीने भी काफ़ी हैं, अगर हम मन लगा के प्रिपरेशन करें तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड में भी। तो उसका नतीजा मुझे मिला, मैंने 12th में 97% मेरे मार्क्स आए। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन हो गया, उसके बाद फिर खबर आई कि 6 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो जैसे मेरे साथी ने बताया कि वो सीख तो हमने पहले ही लिया था, अब की बार रिकवर करने में केवल 1 महीना लगा, लेकिन उस 1 महीने में मैंने लगभग पिछले 7 या 8 साल के दोनों पेपर, एक जो अप्रैल में होता है हर साल, एक सितंबर में होता है, लगभग 14 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए, और उसके साथ साथ और बाकी बुक्स थी जैसे पाथ फाइंडर हुई एनडीए की, उनमें से भी काफ़ी हेल्प मिली। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको सभी को बताऊं कि अक्षय का 2019 में और विश्वजीत का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था, दोनों ने ही एसएसबी भी दिया था। जो विश्वजीत है वो स्क्रीन आउट हुए और जो अक्षय है वो कॉन्फ्रेंस तक पहुंचे थे। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, फिर एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए, वो बताइए आप। एक्चुअली सर मेरा लास्ट 12th क्लास का एग्ज़ाम था मैथमेटिक्स का, वो था 17 मार्च का। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को यहाँ से तो मैंने बेस अच्छा बना लिया था एसएसबी के लिए वेटिकन से, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और इसको एक्सटेंड किया जाए, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली से कोचिंग लूँगा। फिर मैं 18 तारीख को दिल्ली गया और वहाँ जाके मैंने कोचिंग स्टार्ट की। तो 3 ही दिन मैंने कोचिंग ली थी एसएसबी की, और फिर 4th डे लॉकडाउन लग गया 22 को, और उसके बाद 24 को परमानेंट लॉकडाउन लग गया। तो एसएसबी की तैयारी इतनी अच्छी नहीं रही, और फिर मैंने उसके OIR के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, OIR के लिए मैंने एक बुक भी मंगवाई ऑनलाइन, जो यहाँ तो मिलती नहीं है, लेकिन वो मैंने बेंगलोर से मंगवाई थी। तो OIR भी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। स्क्रीनिंग में मैंने स्कोर किया सर 166 मार्क्स मैंने स्कोर किए, वो काफ़ी अच्छे थे, और शायद कट ऑफ 135 से ऊपर ही रहती है, नीचे ही रहती है, यानी कि 135 से सर ऊपर अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो डेफिनेटली ही स्क्रीनिंग हो जाता है। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी, वो सिर्फ नंबर बेस पे नहीं होते कि आपके 166 मार्क्स हैं देन यू आर स्क्रीनिंग। उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक एक रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल नहीं कर पाया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरा फ्लो टूट चुका था। एक्चुअली बेसिकली पहले मेरी एसएसबी थी 2 अप्रैल की,
उसके बाद सर जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो एसएसबी पोस्टपोन्ड हो गई और दोबारा एसएसबी आई 19 जुलाई की। 19 जुलाई की एसएसबी आते आते सर वो इंग्लिश का फ्लो काफ़ी नीचे जा चुका था मेरा, और फ्लुएंसी भी नहीं रही थी इंग्लिश की। सो दैट्स वाई मेरी वहाँ पे मैंने डोमिनेट भी किया स्क्रीनिंग में, और लास्ट में कंक्लूड भी मेरी स्टोरी हुई थी मेरे बैच में, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इंग्लिश स्पोकन में लैग कर रहा था, तो इसलिए मैंने मार्क्स तो काफ़ी अच्छे ऑब्टेन कर लिए, लेकिन उनकी एक रिक्वायरमेंट में पूरी नहीं कर पाया। वहाँ काफ़ी अच्छा माहौल था सर, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी एसएसबी में। मेरी 20 एसएसबी भोपाल थी, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी, लाइक एक रो में चलो, और उनका बैच भी अलग अलग बना रहे थे, जैसे फ्रेशर्स का बैच अलग था, स्क्रीन आउट थे जो पहले उनका बैच अलग था, और जो कॉन्फ्रेंस आउट थे उनका अलग से बैच था। हालांकि उनके बैच में काफ़ी कुछ मतलब डिफरेंस नहीं था, वो एक ही में खड़े हुए थे, 11-11 के 3 बैच बन गए थे, एक फ्रेशर का, एक स्क्रीन आउट का और एक कॉन्फ्रेंस आउट का। तो वही प्रोसीजर था बेसिकली, वही पुराने OIR के उनके पेपर्स थे लेमिनेटेड। तो वहाँ भी फिर उसके बाद PPT2 हुआ। PPT2 में मैंने काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी। उन्होंने कहा कि हम देंगे आपको 30 सेकेंड्स, लेकिन सर आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने सिर्फ 5 सेकंड के लिए बहुत ही ब्लर पिक्चर दिखाई थी, बहुत ज़्यादा ब्लर पिक्चर थी। और फिर उन्होंने कहा था कि 4 मिनट देंगे लिखने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए, लेकिन सर उन्होंने सिर्फ 2 ही मिनट दी। 2 मिनट में बोले आप पेन्स डाउन। तो फिर मैंने वैसे 2 मिनट में पूरी लिख दी थी स्टोरी। मैंने एनवायरनमेंट पे स्टोरी लिखी सर, और मैंने डोमिनेट भी किया ग्रुप, लेकिन मतलब एक रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल नहीं कर पाया स्पोकन इंग्लिश की, जिसकी वजह से मैं स्क्रीन आउट हो गया। ठीक है, तो जैसे विश्वजीत ने बताया कि स्पोकन इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप स्टार्टिंग से ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि फ्लुएंसी आपकी आ पाए और जो भी थोड़ी बहुत कमी है वो आपकी दूर हो पाए। तो अक्षय, आप बताइए कि आप कॉन्फ्रेंस तक पहुंचे थे, तो पूरा एक्सपीरियंस एसएसबी का कैसा रहा आपका? जैसे हमने 17 नवंबर 2019 को जो रिटन टेस्ट हुआ वो क्लियर किया। उसके बाद मेरी एसएसबी आई थी 28 मार्च की, लेकिन मार्च के आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन लगने के कारण मेरी एसएसबी पोस्टपोन हो गई 8 जुलाई। तो मैंने 8 जुलाई को एसएसबी अटेंड की कपूरथला, 32 एसएसबी कपूरथला में, जो हमारा सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ है वहाँ पे। उसके बाद जैसे स्क्रीन इन हुए तो उन्होंने 21 बच्चे स्क्रीन इन किए आउट ऑफ 50, तो उनमें नाम आया। तो जैसे बताया कि OIR मेरा भी अच्छा गया, जैसे फिर स्टोरी लिखी, PPT वो डिस्कशन हुआ, उसके बाद स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया। अगले दिन वैसे ही साइकोलॉजी टेस्ट में आपका सबसे पहले थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट जो टेट होता है, आपको 12 स्लाइड दिखाई जाती हैं, 11 स्लाइड पे पिक्चर होती है और एक ब्लैंक स्लाइड होती है। उसके बाद आपका होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो जिसे हम वेट कहते हैं। उसके बाद SRT और जो SDT होता है उसके लिए आपको कंबाइंड 45 मिनट्स मिलते हैं। तो वो मेरे सारे अच्छे गए थे। फिर तीसरे दिन आया GTO का पार्ट, और इंटरव्यू, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो तीसरे दिन हुआ था। जो मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैंने अब तक सोचा है वो सोचा है कि मेरी कहाँ कमी रही, वो मैं सोचता हूँ कि इंटरव्यू में मेरी कमी रह गई, जिसे अब की बार कोशिश करेंगे कि उसको सुधारा जाए। और जहाँ तक एसएसबी की तैयारी की बात है, वो यहाँ वेटिकन में ही है हमारे सुमित सर, उनसे मैंने गाइडेंस लिया था कि सर क्या होता है, क्योंकि वो भी 1997 में CDS में उनकी भी ऑल इंडिया 10th रैंक आई थी। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि ऐसे होता है, और उन्हीं की बदौलत मैं कॉन्फ्रेंस के दिन तक, मतलब जो हमारा लास्ट डे होता है, वहाँ तक पहुँचा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन बच्चों ने जो 2020 का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो यहाँ से फिर से इनके पास एसएसबी का एक और मौका है, विश्वजीत के पास एक और मौका और अक्षय के पास 2 मौके हैं। तो ये हम इनको पूरा मतलब विश करते हैं कि अब की बार जरूर ये क्लियर कर पाएँ। अब आप ये बताइए, जो भी बच्चा आपका देख रहा है, मतलब 11th-12th का कोई बच्चा देख रहा है, वो पहली बार एग्ज़ाम देगा, तो आपने स्ट्रेटेजी कैसे बनाई रिटन एग्ज़ाम की? मैथ आपने कैसे किया, और साइंस, GK, इंग्लिश, ये कैसे कैसे आपने पढ़ाई करी इन सब की, तो ये बताइए। सर एक्चुअली मैथ्स में 25 चैप्टर्स होते हैं जो NDA में आते हैं। तो 25 चैप्टर्स में मोस्टली चैप्टर्स +1 क्लास के ही होते हैं, 11th क्लास के होते हैं। तो 11th का जो बेस बनता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मैटर्स अ लॉट। तो वो बेस होना चाहिए पहली बात। तो जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको सबसे ज़रूरी है उनका बेस होना, काफ़ी अच्छा स्कोर करना।
उसके बाद जो 12th होता है, 12th में सर बेसिकली कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके आंसर्स निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, और हमें सिर्फ 120 क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट्स मिलती हैं, जिसमें हमें फॉर्म भी फिल करना होता है उसमें वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। एक क्वेश्चन को मुश्किल से अगर देखा जाए तो 45 सेकेंड्स ही मिलती हैं बाकी टाइम को काट के। तो 45 सेकेंड्स में जैसे कि सर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं और इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टाइम ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि 2 मिनट्स लेते हैं, कई कई तो 5 मिनट भी ले लेते हैं इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन, तो मैंने वो स्किप किए। दूसरी चीज़ सर जैसे वेक्टर अलजेब्रा वगैरह है, ये चीज़ भी मैंने स्किप की। और जो ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन चैप्टर्स थे लाइक ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया जिन क्वेश्चंस को मैं आराम से निकाल सकता हूँ, लाइक आयोटा ओमेगा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले। तो इन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया और मैंने डिसाइड किया लास्ट में कि मैं 15 ही चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करूँगा आउट ऑफ 25। तो मैंने 15 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर किए कि यानी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं डेफिनेटली ही करूँगा, एक आधा क्वेश्चन होगा जो मैं नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद 4-5 चैप्टर्स मैंने ऐसे रखे कि अगर उनमें से कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ भी जाए तो मैं क्लियर कर दूं, यानी उसको क्वेश्चंस को मैं निकाल सकूं। और 4-5 चैप्टर्स ऐसे थे इंटीग्रेशन के, वेक्टर अलजेब्रा के, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इनके, जिनको मैंने बिल्कुल ही स्किप किया। यानी इनके अगर मेरे को दिख गए क्वेश्चन तो मेरे को 1 सेकेंड ही लगानी है उनके ऊपर, उनको स्किप करने के लिए। और जीके के लिए यहाँ पे क्लासेस होती थी, एसएस के लिए भी क्लासेस होती थी, और यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो कि एसएस में आता है, मैंने हिस्ट्री के ऊपर सब ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि मेरे को हिस्ट्री एक्चुअली याद नहीं होती। और मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायो, ये 3 चीज़ों का कहना तो आसान है सर, लेकिन रट्टा ही लगाया था इन 3 चीज़ों का मैंने, क्योंकि मेरे को ये याद नहीं होते और मैं सिर्फ समझ सकता हूँ, मेरे को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं याद कम ही कर पाता हूँ लंबे टाइम तक। तो मैंने इनका पहले समझा, फिर इनका थोड़ा बहुत जैसे ट्रिक वगैरह लगा के और रट्टा टाइप में याद कर लिया कि कुछ ट्रिक लगा ली, जैसे गंगा नदी की जो सहायक नदी है उनकी ट्रिक लगा ली, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स वगैरह हैं या फिर इसके पार्ट्स हैं उसकी ट्रिक लगा ली, तो ऐसे किया। और फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू से मेरा स्ट्रॉन्ग था। पिछली बार तो सर बायो भी काफ़ी अच्छी प्रिपेयर कर ली थी मैंने, हालांकि मैंने मेरे पास बायो नहीं थी 11th-12th में, लेकिन 10 क्वेश्चन आए थे, मैंने 9 अटैम्प्ट किए थे और 9 के 9 ही मेरे ठीक थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा कि, और इंग्लिश तो जैसे सुमित सर कराते ही थे, तो इंग्लिश में तो वो मतलब इतने अच्छे से समझाते थे कि एरर्स ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ये वो काफ़ी इतनी अच्छी ट्रिक बता दी थी उन्होंने कि नॉर्मली मेरे पिछली बार 200 में से आई थिंक 101 या 102 नंबर ही बन रहे थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे थे जिसमें 85 नंबर चाहिए थे, तो वो भी काफ़ी अच्छा हुआ सर। करंट की मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की क्योंकि करंट के 9-10 क्वेश्चन ही आते हैं, तो मैंने इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं की क्योंकि सारा करंट पढ़ना पड़ता, वो याद करना पड़ता, और सिर्फ 900 में से 40 नंबर का ही करंट आता है, तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया। तो इस तरह से सर मैंने तैयारी की, और लास्ट में फिर जैसे 5 या 7 दिन बच गए तो उसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम देने स्टार्ट कर दिए। एक दिन में 2-2 एग्ज़ाम, 3-3 एग्ज़ाम, लाइक सारा दिन 10-10, 12-12 घंटे एग्ज़ाम ही देता रहा, मतलब टेस्ट ही देता रहा प्रीवियस ईयर्स के। तो प्रीवियस ईयर्स के मैंने 5-6 काफ़ी अच्छे दिए, और वहाँ से भी मेरे को ये थोड़ा और आइडिया हुआ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे तैयारी की थी मैंने, बेसिकली मैथ की जितनी तैयारी की थी, इतनी तैयारी करने के बाद सर मेरे को वो क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान लग रहे थे। सो इस तरह मैंने टेस्ट क्लियर किया सर, थोड़ी स्ट्रेटजी से। तो विश्वजीत ये बता रहे हैं कैसे जो मुश्किल चीज़ें इनको लग रही थी, जैसे कि इन्होंने करंट अफेयर छोड़ दिया, या मैथ्स के अंदर भी कोई मुश्किल टॉपिक जो लग रहा था इनको, इन्होंने वो भी छोड़ दिया। तो अक्षय आप ये बताइए, आपने मैथ की तैयारी कैसे करी? 300 नंबर का मैथ हो गया, इंग्लिश 200 नंबर तैयारी कैसे करी, साइंस 200 नंबर और जीके 200 नंबर। तो आप ये चारों सेक्शन का बताओ कि तैयारी आपने कैसे करी, ताकि कोई भी बच्चा जो एग्जाम देने जाएगा उसको आपसे सीख मिल पाएगी, हाँ हम भी तैयारी ऐसे कर लेंगे। तो बताइए।
जैसे सर मैथ में आपके होते हैं 120 सवाल, 120 में से आपको सारे नहीं करने, वो डिपेंड करता है कि आपके ठीक कितने मिलते हैं। अगर आप 120 में से 70, 75, 80 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसमें 70 से ज़्यादा ठीक मिल जाते हैं तो ये बड़ा अच्छा स्कोर हो जाता है। इसलिए मैंने तो पहले ही मन बना लिया था कि जहाँ वेक्टर का साइन दिखा या इंटीग्रेशन का, अगर मतलब वो आपके 2 सेकंड ही लगते हैं, आपको भी पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये टाइम कंज्यूमिंग है या ये आसानी से हो जाएगा। तो ये तो सोच लिया था कि जहाँ वेक्टर का साइन दिखा मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा। तो 120 में से आपने अगर 80 क्वेश्चन करने हैं तो जो 40 छोड़ने हैं, अगर आप पहले 2 मिनट पेपर में उन पे ज्यादा ध्यान दे लो तो आपका जो टाइम बचता है वो आप उन 80 क्वेश्चन में लगा सकते हो। इसलिए ये, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उन्हीं चैप्टर को करो जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो थोड़े आपके इजी भी हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो या प्रोबेबिलिटी हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं हर साल इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और यही चैप्टर सबसे आसान भी हैं। अगर आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लोगे, आप यदि एक दो चैप्टर छोड़ भी देते हो तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और एक आप मैथ की ऐसी तैयारी करो कि आपके जो क्वेश्चन है वो कम से कम गलत हों, क्योंकि एनडीए में नेगेटिव मार्किंग होती है, आप उससे बच जाओ। उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके वही 50 सवाल और 200 नंबर। अगर उन 50 क्वेश्चन की बात करें तो एक बुक आती है IIMS, मैं स्वामी नित्यानंद स्कूल से पढ़ा हूं, तो हमारी एक हैबिट सी हो गई थी हम, क्योंकि वो बुक 7th और 8th से पढ़ते आ रहे थे। तो जैसे ये इडियम फ्रेजेस हुए या आपकी एरर्स हुई तो उनकी तो हमारी पहले से ही तैयारी हो चुकी थी। बाद में आगे जैसे हमने देखा एनडीए में किस प्रकार के एरर आते हैं या उसमें प्रीवियस ईयर पेपर ने उनमें बहुत हेल्प की। उसके बाद आपके जीएस का सेक्शन होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स या जीके का, उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने 11th और 12th में आर्ट सेक्शन से पढ़ाई की है, तो मेरे सब्जेक्ट थे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, तो ये तो मेरे शुरू से ही स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद मेरे लिए ज़्यादा जो दिक्कत थी वो थी साइंस के 50 क्वेश्चन में, कि उस 50 में से मैं कितने कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ भी साइंस की क्लास लगी तो मैं अकेला ही बच्चा था जो आर्ट्स का था, तो मैं भी देखता था क्या होता है। फिर जैसे जैसे हमने 10th तक तो साइंस पढ़ी थी, उससे ही रिलेट करके कि अच्छा ये होता है, इससे के बाद ये फॉर्मूला है, ऐसे ही फॉर्मूले तैयार करके। और जैसे हमारे फ्रेंड्स ने बड़ी हेल्प की, जैसे वो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें कौन सा रिएक्टिव हो, तो उसकी ट्रिक बताई कि भाई ऐसे याद कर, इसको ऐसे कर ले। तो फ्रेंड्स ने हमने आपस में ही बहुत हेल्प की। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे जितने फ्रेंड्स थे सभी साइंस के थे, उन्होंने भी अच्छी तैयारी मेरी साइंस की उन्होंने ही करवाई और टीचर्स का भी काफ़ी सहयोग मिला। ठीक है, तो जो अक्षर जो है इन्होंने ये साबित किया कि आर्ट का बच्चा जो है वो भी एनडीए कर सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल कंसेप्शन ये होता है कि आदमी जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं वही एनडीए करते हैं, लेकिन अक्षर ने ये साबित किया कि आर्ट वाला बच्चा भी एनडीए कर सकता है और एक बार नहीं 2 बार कर सकता है और अच्छे नंबर ला सकता है। तो इसके बाद आप ये बताइए, कोई 11th का बच्चा, उसको आप लास्ट में क्या उसको बात बोलना चाहेंगे जिससे उसका मोटिवेशन बने एनडीए के लिए और कैसे वो एग्जाम क्लियर कर पाए? मतलब क्या आपको उसको टिप्स दे पाएंगे 11th के बच्चे को, 12th के बच्चे को, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मोटिवेशन तो बेसिकली बातों से नहीं आता, मोटिवेशन तो कुछ उस वर्दी को पहनने के लिए होता है। मोटिवेशन उस वो स्टार्स जो शोल्डर पे लगते हैं उनका होता है। लाइक मेरा भी ड्रीम है कि मेरे से कई बार पूछते हैं कि मैंने एयरफोर्स को प्रेफरेंस क्यों नहीं दी या नेवी को प्रेफरेंस क्यों नहीं दी, क्योंकि हर एक की अपनी चॉइस होती है। मेरे को आर्मी में ही जाना है, आर्मी के वो स्टार्स ही चाहिए, आर्मी के ओलाइव ड्रेस ही चाहिए, ओलाइव ग्रीन ड्रेस ही चाहिए। एयरफोर्स के भी देते हैं ओलाइव ग्रीन ड्रेस, लेकिन जो आर्मी में जाके ओलाइव ग्रीन ड्रेस पहननी है और जाके पैरा कमांडो बन के वो मैरून कैप पहनी है, यानी उसका अलग ही मोटिवेशन होता है। तो बातों से हम बता नहीं सकते, वो सिर्फ चीज़ें हम फील कर सकते हैं कि वो ड्रेस पहनने के बाद कैसा फील होगा। और मैरून कैप तो ऐसी चीज होती है सर, अगर उसको कोई पहन ले तो उसको अपने बारे में ये बताने की जरूरत नहीं कि वो है क्या। तो बेसिकली वो बहुत हाई लेवल की चीज होती है। और जो ये डेडिकेशन होता है कि कुछ भी हो जाए, मेरे को और किसी से कोई मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ अपने शोल्डर्स पे 2 स्टार 3 स्टार, यानी मेरे शोल्डर पे स्टार होने चाहिए आर्मी के। तो बेसिकली उसी चीज के लिए डेडिकेशन होता है, वही चीज मोटिवेट करती है बार बार।
बाकी सर जो वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं उनका ज़्यादा मोटिवेशन नहीं रहता। हम देखते हैं यूट्यूब पे वीडियोस तो उसका ज़्यादा लंबे समय तक 2 दिन रहेगा मोटिवेशन, 3 दिन रहेगा, वो फिर मोटिवेशन डाउन होने लग जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है वो तो यही है कि मेरे को वो चीज़ करनी ही है, मैं अपने आप को उस ड्रेस में देखना चाहता हूँ, उस पोस्ट पे देखना चाहता हूँ, उन स्टार्स को अपने शोल्डर पे देखना चाहता हूँ। तो यही मोटिवेशन है कि जो बाकी चीज़ों को एनडीए से अलग करता है और एक ऑफिसर को बाकी चीज़ों से भी अलग करता है। ये तो अक्षय आप बताइए, कोई 11th 12th का बच्चा है उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो एग्ज़ाम पहली बार देगा, फाइनल क्या बोलना चाहेंगे उनको? तो जैसे 11th के बच्चे हैं जो अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने खुद तैयारी 12th में आके शुरू की थी। अगर आप 11th में और तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो 11th का ज़्यादा पोर्शन आता है। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, आपकी ज्योग्राफी 11th की ज़्यादा आती है, पॉलिटिकल साइंस 11th की ज़्यादा आती है, तो आप वहीं से अपना बेस बना सकते हो। आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ो और वही घर पे आके उसकी 2 बार, अगर आपने 1 बार भी प्रैक्टिस कर ली तो आपके मन में बैठ जाता है। तो आप वहीं से बेस बनाओ। और जहाँ तक बात है मोटिवेशन की, तो आजकल अगर हम रियलिटी की बात करें तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि माई ड्रीम इज एनडीए, आई विल अचीव इट, आई वांट टू ज्वाइन द एनडीए। कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दें कि मुझे यहाँ जाना है और फिर तैयारी छोड़ देते हैं, केवल सोशल मीडिया तक रह जाते हैं। आपको वो नहीं करना कि आप सोशल मीडिया पे ये गा दो कि मैं एनडीए ज्वाइन करूंगा, लेकिन आपसे टेस्ट क्लियर भी नहीं हो रहा। आप अगर मोटिवेशन चाहते हो तो हमने मन में बैठा लो कि अगर एनडीए देखना तो लाइव जाके ही देखूंगा, वहां पे अपना टेस्ट क्लियर करूंगा, एसएसबी करूंगा और फिर सीधा कैडेट के रूप से एनडीए में जाऊंगा। ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट से या व्हाट्सएप या फेसबुक से अगर हर कोई एनडीए ज्वाइन कर सकता तो आज मुझे नहीं लगता हम यहाँ बैठे होते, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। जो मोटिवेशन होता है वो अंदर से आता है। ठीक है, तो इन दोनों बच्चों ने कितनी बढ़िया बातें आपको बताई। तो मुझे उम्मीद है कि जो जो इन्होंने बताया, इनका एक्सपीरियंस जो रहा, चाहे वो रिटर्न का रहा हो चाहे वो एसएसबी का रहा हो, वो आपके पूरे काम आएगा। तो लास्ट में मैं इन दोनों बच्चों को, जो इनका एसएसबी है, अभी अक्षय की 2 एसएसबी रहती हैं और विश्वजीत की 1 एसएसबी रहती है, तो मैं इन दोनों को उसके लिए पूरा वेटिकन इंस्टीट्यूट जो है बधाई देना चाहेगा। पूरा हम बेस्ट ऑफ लक आपको बोलेंगे ताकि आप एसएसबी अब की बार जरूर करके आओ और मैं दोबारा आपका इंटरव्यू ले पाऊँ जब आप एग्जाम जो एसएसबी है पूरा क्लियर करके आओगे। तो लास्ट में सभी को, व्यूअर्स को जय हिंद। और लास्ट में से यही बोलेंगे कि जो है इनका एग्जाम क्लियर हो और आप भी सेम इसी प्रकार में और बच्चों की सीरीज भी आपके सामने लेके आता रहूँगा जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। तो सभी को जय हिंद। जय हिंद सभी को। सभी को जय हिंद।